जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के लिए तुर्की का बड़ा कदम, लड़ाकू ड्रोन फैक्ट्री लगाने के लिए तेज हुई बातचीत। 5वीं पीढ़ी के जेट प्रोग्राम पर भी होगा काम। ब्लूमबर्ग के खुलासे ने पूरे साउथ एशिया में मचा दी हलचल। अगली खबर में आपको बताएंगे, चीन ने फिलिस्तीन के लिए खोल दिया खजाना। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऐलान, देंगे 900 करोड़ की मदद, वो भी ऐसे वक्त में जब गाजा भूख, तबाही और युद्ध से जूझ रहा है। और साथ में आपको बताएंगे, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले आईसीसी कोर्ट के जजों को आतंकवादी से तुलना करने पर अमेरिका को कोर्ट ने लगाई लतार। हम अपराधियों से डरकर पीछे हटने वाले नहीं। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की अपने लड़ाकू ड्रोन को पाकिस्तान में असेंबल करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक फैसिलिटी स्थापित करने पर बातचीत तेज हो गई है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है। यह अंकारा की अपनी तेजी से बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री को नए मार्केट में फैलाने की कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की एक्सपोर्ट के लिए मानव रहित हवाई वाहन को असेंबल करने के लिए पाकिस्तान में एक प्लांट खोलने का इरादा रखता है। इस प्रोजेक्ट में स्टेल्थ और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अक्टूबर से बातचीत में काफी प्रगति हुई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने ब्लूमबर्ग के सवालों पर टिप्पणी से मना कर दिया, जबकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। यह संभावित सहयोग ऐसे समय में हो रहा है जब तुर्की की डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी देखी है। तुर्की के रक्षा निर्यात के बारे में गुरुवार को जारी डेटा से पता चलता है कि जनवरी और नवंबर के बीच एक्सपोर्ट पिछले साल इसी समय की तुलना में 30% बढ़कर 7.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2025 में अभी एक महीना बाकी होने पर ही तुर्की के पिछले सालाना उच्च स्तर को पार कर चुका है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एसएसबी के हेड हुलुक गुरगुन ने एक्स पर इन आंकड़ों की घोषणा की। तुर्की की सबसे बड़ी ड्रोन बनाने वाली कंपनी बाइकर है, जिसने अब तक लगभग 35 देशों को ड्रोन निर्यात किए हैं। इनका इस्तेमाल यूक्रेन के अलावा अजरबैजान और लीबिया में लड़ाई के दौरान किया गया है। बाइकर में मालिकाना हक रखने वालों में सेल्कुक बैरकतार है, जो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के दामाद है। कंपनी की सफलता में एर्दोगान का भी योगदान है, जो विदेश यात्राओं के दौरान खुद बाइकर ड्रोन को प्रमोट करते हैं। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से ही करीबी रक्षा संबंध है। अंकारा एक ज्वाइंट प्रोडक्शन समझौते के तहत पाकिस्तान की नेवी के लिए कॉर्वेट क्लास वारशिप बना रहा है। उसने पाकिस्तान के कई F-16 फाइटर जेट को मॉडर्न बनाया है। तुर्की के अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अंकारा अब पाकिस्तान को भी अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम कान में शामिल करने का इरादा रखता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने फिलिस्तीन के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए लाखों डॉलर का मदद देने का ऐलान किया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गाजा पट्टी में चल रहे मानवीय संकट को कम करने के लिए फिलिस्तीन को $100 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। ये घोषणा उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन से बातचीत के दौरान की, जो 3 दिन की चीन यात्रा पर थे। बीजिंग में हुई इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ये आर्थिक मदद गाजा में मानवीय हालात बेहतर करने, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए देगा। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये सहायता फिलिस्तीनी जनता के दुख कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है। शी जिनपिंग ने कहा कि आज की दुनिया बिल्कुल भी शांत नहीं है। अलग अलग इलाकों में राजनीतिक विवाद और संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में चीन और फ्रांस मिलकर फिलिस्तीन मुद्दे का न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि चीन फिलिस्तीनी समस्या के जल्द समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। यूक्रेन संकट पर बात करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन हर उस कोशिश का समर्थन करता है जो शांति की ओर ले जाए। उन्होंने जोर दिया कि बातचीत और संवाद के जरिए ऐसा शांति समझौता होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, लंबे समय तक चले और सभी पक्षों को मंजूर हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन किसी पर बेवजह दोष डालने या बदनाम करने की राजनीति का विरोध करता है। मैक्रोन के साथ बैठकों के बाद चीन और फ्रांस के राष्ट्रपति सिचुआन प्रांत के शहर चेनदुगवी गए, जहां शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच
अनौपचारिक बातचीत हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि चीन की ये मदद युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल होगी ताकि गाजा के हालात सुधरें और फिलिस्तीनी लोगों की तकलीफें कम हो। उन्होंने ये भी कहा कि चीन फिलिस्तीनी जनता के वैध अधिकारों के समर्थन में मजबूती से खड़ा है और गाजा में पूरी तरह और स्थायी युद्ध विराम, मानवीय हालात बेहतर करने और दो राष्ट्र समाधान के आधार पर फिलिस्तीनी समस्या के राजनीतिक हल के लिए लगातार काम करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के उप अभियोजक ममे मांडियाए नियांग ने अमेरिका सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के जजों पर प्रतिबंध लगाना ऐसा है जैसे किसी आतंकवादी या ड्रग माफिया को निशाने पर लिया जाता है। सोमवार को नियांग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा, आप हमारे काम से असहमत हो सकते हैं, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन अगर हम आपको पसंद नहीं भी आते तो भी हमें आतंकवादियों या नशा तस्करों की सूची में डालना बिल्कुल गलत है। यही मेरा ट्रंप प्रशासन को संदेश है। असल में नियांग और आईसीसी के कई वरिष्ठ जजों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आईसीसी ने गाजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। 21 नवंबर 2024 को आईसीसी ने जांच के बाद नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। अदालत का आरोप है कि गाजा युद्ध के दौरान भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और हथियार उत्पीड़न व अमानवीय कृत्य जैसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। ममे नियांग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में प्रतिबंधों की अपनी जगह होती है, लेकिन दुनिया की एकमात्र स्थायी अदालत जो गंभीर अपराधों पर कार्रवाई करती है, उसे निशाना बनाना उसकी वैधता को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट होने के बावजूद अब तक उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। दरअसल आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस नहीं होती, वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर करती है कि वो आरोपियों को गिरफ्तार करके हेग भेजें। हालांकि नियांग ने बताया कि हाल ही में युगांडा के विद्रोही नेता जोसेफ कोनी के मामले में एक अलग तरह की सुनवाई की गई जिसमें आरोपी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा, हमने कोनी केस में यह तरीका अपनाया, प्रक्रिया मुश्किल थी लेकिन यह संभव और उपयोगी साबित हुई। अंत में नियांग ने कहा कि आईसीसी पर इस वक्त भारी दबाव है, फिर भी अदालत इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। जब हमारे वजूद पर सवाल उठ रहे हैं तब दुनिया को हमारी पहले से ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में रोज बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं और आईसीसी ऐसे अपराध करने वालों को कटघरे में लाने के लिए मौजूद है। काश अदालत की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन दुनिया जैसी है उसमें हमारे पास अभी बहुत काम बाकी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।